वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुनैद अहमद सर की कॉपी आंसर राइटिंग के बारे में कि देखिए कैसे टॉपर आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ प्री में ही सिलेक्ट नहीं होना है, हमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनानी है और आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो जब हम किसी टॉपर की कॉपी देखते हैं तो उससे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर राइटिंग किया, कैसे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं इनके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है इनका। देखिए, वाइल इंडिया हैज टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप इन ऑर्डर to sustainably improve its rank in World Bank Ease of Doing Business Index, it's need to take further action in the regard. Elaborate also analysis, ठीक है, elaborate or also analysis the utility of these ranking vis-a-vis India's object of facilitating a sound entrepreneurship environment। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें जहां भारत ने विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सार्थक सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं, वहीं भारत को इस संबंध में आगे अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सविस्तार से इसका वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें जो एक पॉइंट नोट डाउन करने की जरूरत है वो है आंसर राइटिंग क्लीन एंड क्लियर। सबसे पहले हमें जो करना है कि आंसर राइटिंग को क्लीन एंड क्लियर करना है। बहुत अच्छे से देखो कैसे दूर दूर इन्होंने लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो फिर इन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया। इस क्वेश्चन को इन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंडिया स्टैंड 130 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। दिस इज ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, the largest set of our PM is to bring the country under 50 by 2018 for the end of further action required। तो इन्होंने ये कहा है कि अभी जो रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है, सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है, और कितनी कंट्रीज में से कितना इनका रैंकिंग आया। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे हमारे PM इसको और अच्छा करने के लिए, फर्दर इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट या फिर क्या क्या उन्होंने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, टाइम्स फॉर द स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वी हैव और विद इन दी बेटर ये इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीज कंप्लीटिंग लेबर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में सब कुछ लिखा। अब इन्होंने फिर उसके बाद इंडिया हैज empowered on the filter also। ठीक है, फिर ये इसके बाद ये सब लिखने के बाद इन्होंने बोला कि फर्दर एक्शन रिक्वायर। अब उसमें क्वेश्चन में ये पूछा था और क्या क्या एक्शन इनको रिक्वायर करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने फर्दर एक्शन रिक्वायर के लिए इन्होंने बताया है कि लेबर रिफॉर्म्स विच जो फॉर्मुलेशन ऑफ द वर्क फोर्सेस, मतलब लेबर रिफॉर्म जो लेबर लॉज है उसमें रिफॉर्म करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना चाहिए, रिजोल्यूशंस लाना चाहिए। ठीक है, तो डेडिकेटेड एक डेस्क बनाना चाहिए जो इंडिया जापान जैसे कि सिंगल विंडो के लिए कार्य कर सके। तो इस तरीके से इसको डील करना चाहिए। ये इनकी आंसर राइटिंग थी। देखिए कितने एक एक पॉइंट को जो क्वेश्चन ने पूछा है उतना ही बताया है, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी बके जा रहे हैं। पहले इन्होंने ईज ऑफ डूइंग में आउट ऑफ रेटिंग बताया, फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो बताया। ठीक है, इस तरीके से ये देखो लेबर लॉ रिफॉर्म के बारे में बताया। और दूसरी चीज इन्होंने देखो क्या किया, लेबर रिफॉर्म के बारे में बताया, लेकिन लेबर लॉ रिफॉर्म को सिर्फ शॉर्ट में यूं कर दिया। इससे क्या होगा, आपके टाइम भी बचेगा, नहीं तो आप पूरी लाइन एकदम लिखे जा रहे हैं। वर्ड लिमिट भी होती है कुछ, आपकी वर्ड लिमिट में यहाँ पर बच रही है, आपका टाइम भी बच रहा है। ठीक है, गवर्नेंस के भी इसमें कुछ इन्होंने पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, जितना भी उन्होंने उधर डिस्कस किया था उसको इलाबोरेट किया यहाँ पर। ईज ऑफ डूइंग में ईज बिजनेस यूनिट, ये जो इंडस्ट्रीज है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई है। अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यूटिलिटी ऑफ दिस रैंकिंग
इस रैंकिंग की यूटिलिटी क्या है। तो ठीक है, क्रेडिट्स मिलते हैं, एक तो इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एफडीआई इम्प्रूव होता है, मूडीज की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है। फिर उन्होंने इस रैंकिंग की जो यूटिलिटी है, एक जो महत्व है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया। तो इस क्वेश्चन से हमें एक मोटा मोटा अंदाजा क्या लगाया, हमने अंदाजा लगाया कि ईज ऑफ डूइंग के बारे में पूछा है तो हमें ईज ऑफ डूइंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, रिसेंट रिपोर्ट के साथ में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स एवरीथिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि जो हमें पता है हमने सब कुछ लिख दिया, हमें सिर्फ वही एक्सप्लेन करना है जो क्वेश्चन में पूछा है। और राइटिंग में देखिए आप, बिल्कुल इनको देख के, इस राइटिंग को देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट है। ऐसा है, इस क्वेश्चन में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये क्वेश्चन आता था पहले से और यही पूछ लिया गया। तो एक भी जगह इन्होंने क्रॉस का निशान नहीं लगाया, बिल्कुल क्लियर राइटिंग लिखी है, ठीक है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तभी जाके आप आगे की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन वेक ऑफ द एग्रेरियन क्राइसिस द कंट्रीज ऑफ इज witness discuss the need of the adaptive and income center approach. The performance to a production center one the basis of the agriculture policy in the contest. Also highlight the steps that should be taken to achieve the goal of doubling the income of farmer 2020-21 the challenges exit, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, देश द्वारा सामना किए जा रहे कृषि संकट के आलोक में कृषि नीति के आधार के रूप में उत्पादन केंद्र दृष्टिकोण के स्थान पर आय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में 2021-22 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उनके बारे में भी, जो चुनौतियां उसके बारे में भी इसमें पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही, ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इन्होंने भी बहुत अच्छे से डील किया है। कैसे डील किया है देखिए, इन्होंने क्या बताया, तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज है 56% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, सबसे पहले तो ये बताया। और जो लैंड का यूज करते हैं वो 57 ऑफ जो लैंड का यूज करते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 90% है। ग्राउंड वाटर भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, और का ग्राउंड वाटर जीडीपी का इतना % ये कंट्रीब्यूट करते थे। बहुत ही अच्छी लाइन इन्होंने स्टार्ट किया है। अब हम बात करते हैं जो एग्रेरियन क्राइसिस है, ठीक है, तो जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस है, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड डिसयूज एम्प्लॉयमेंट है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स विद द फॉल्टी एग्रीकल्चर्स, ठीक है। तो ये सब इन्होंने पहले यहाँ पर डिस्कस किया कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। देखिए क्वेश्चन पूछा था क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, सबसे पहले बताया, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर की जो इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, तो उस मॉडल को बताने के लिए इन्होंने पूरा ये बताया, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई जा रही है, फ्रूट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है, और फिर इसके बारे में बताया है रिडक्शन इन दी लॉसेस बताया है। ये सब चीजें फिर इन्होंने पूरी, और देखिए जो भी हाईलाइटेड है उनको इसने बॉक्स में बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है तो इसको बॉक्स में बता दिया, और सबसे बड़ी बात बॉक्स में बताया तो सबसे बड़ी बात। और इन्होंने क्या किया, जो डाटा है, आप ये देखिए डाटा कितनी खूबसूरती से डाटा यूज किया है, डाटा जो यूज किया है करंट डाटा यूज किया है, और बिल्कुल ऐसे आंसर लिखा है इसमें जैसे उन्हें सब कुछ आता है। ऑब्वियसली आता तो है, मतलब ऐसा है जैसे बिल्कुल देख के लिख रहे हो। मतलब आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है, एक चीज को कितनी बार रिवाइज करना है, ये सब चीजें आप यहाँ से बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।